दर्शकों नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। एक लंबे अंतराल के बाद आज मुखातिब हूँ आपसे। हमारी मुलाकात को एक वक्त हो गया है, लेकिन इंसान क्या ही कर सकता है, ज़िंदगी है। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जब आप चाह कर भी उन दायित्वों को आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, उन समस्याओं से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, उनसे भटभेरा होता ही है, उनसे मुकाबला करना ही होता है। तो एक ऐसी ही समस्या मन में उलझा हुआ था। उन बेहद निजी और पारिवारिक समस्या थी, स्वास्थ्य संबंधी किसी परिजन को लेकर। और अब आप सबकी शुभकामनाओं और ईश्वर की कृपा से उभर गया हूँ। लेकिन इस बात का मुझे मलाल है कि जिस वक्त देश एक तरीके से बदलाव की इबारत लिख रहा था, इन 15-20 दिनों में देश का एक तरीके से पूरे देश की तासीर ही बदल गई है, एक माहौल ही बदल गया है। तो एक दो मौक़ों को छोड़कर मैं इन बदलावों को आपके साथ महसूस नहीं कर पाया, इस बात का मुझे जीवन भर मलाल रहेगा। लेकिन आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और पूरी शक्ति के साथ में, पूरे जोश के साथ में आपके साथ हम इस जो हमारा कारवां है मंथन का, इसको हम बढ़ाएंगे। लगातार जो देखने को मिल रही हैं चीज़ें देश में, जगह जगह से छात्र, युवा, जिस बात को हम बार बार कहते थे कि एजेंडा शिक्षा होनी चाहिए, एजेंडा स्वास्थ्य होना चाहिए, एजेंडा पढ़ाई लिखाई, कमाई, बेरोजगारी से लड़ाई, ये एजेंडा होना चाहिए। तो देश के युवा इसी एजेंडे पर देश को ले जाते दिख रहे हैं। छोटे छोटे गांवों से, विद्यालयों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वो अपना हक मांग रहे हैं, शिक्षा का अधिकार। कागजों में शिक्षा का अधिकार कानून पास हो गया बहुत पहले, लेकिन वास्तव में धरातल पर शिक्षा का अधिकार अब मांग रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे जेन अल्फा, छोटे छोटे बच्चे, जेन जी, वो मांग रहे हैं। जंतर मंतर के बाद पूरे देश में एक तरीके से एक ऐसा माहौल बना कि जगह जगह से छात्रों की, युवाओं की टोलियां निकल पड़ी। हर स्कूल, हर विद्यालय में कहीं ना कहीं कोई बात, अपनी डिमांड, मांग को लेकर वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं और उनकी बातों को सरकारें सुन भी रही हैं और नहीं भी सुन रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्र फीस बढ़ने को लेकर आंदोलन कर दिए। आंदोलन देखे हुए जब हम लोग छात्र राजनीति किया करते थे, छात्र जीवन में थे, तब 1 रुपये अगर फीस बढ़ जाती तो उसको लेकर आंदोलन करते थे छात्र नेता। उन आंदोलनों में हम लोगों ने भी खूब आंदोलन किए हैं। लेकिन वर्षों के बाद दिख रहा कि प्रयागराज के जो विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ फीस वृद्धि को लेकर छोटी मोटी, जो जिन्हें सरकार और राजनीतिक दल छोटी मोटी समस्याएं मानते हैं, उन समस्याओं को लेकर युवा आंदोलनरत हैं और उन पर लाठियां भी चली हैं। 8 तारीख को प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों के गूंज का एक कार्यक्रम कर रहे हैं और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के गूंज है, हो सकता है दोनों के सुर में सुर मिल जाएं। राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे को अपने एक्स पर उठाया भी है। इसी तरीके से झारखंड में, जहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहां पर लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। नौकरियों में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। वहाँ झारखंड में लंबे समय से, मतलब 12-13 दिन हो गए आंदोलन करते हुए, तरह तरह के रंग दिखे। जो केंद्र में सत्ता पक्ष में है, यूपी में सत्ता पक्ष में, वो दल वहाँ विपक्ष में है। केंद्र में अगर दिल्ली में जेएनजी प्रदर्शन करते हैं और कोई खाना देने जाता है तो कहते हैं पाकिस्तानी फंडिंग से खाना आ रहा है, और वहाँ खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मंदिर के वाले लोग खाना देने जा रहे हैं। दिल्ली में बिरयानी खिलाई जाती है और झारखंड में प्रसाद, मंदिर से प्रसाद। तो इस तरीके के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन जो राजनीति जिस हद तक जा रही थी, जिस रसातल की ओर जा रही थी,
मुद्दों से हट के जा रही थी। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, भ्रष्टाचार, छात्रों की आत्महत्याएं, ना सुनना, वो अब कोई भी सरकार बिना सुने बच नहीं सकती। वो चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, उसको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो जो वहाँ का जो लोक सेवा आयोग है राज्य का, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार अगर किसी चयन में हुआ है तो वो बख्शने लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनको माफ़ किया जाना चाहिए। छात्र लगातार आंदोलित हैं और वहाँ भी लगातार चल रहा है। कुछ इस तरह की भी तस्वीरें आई कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद सीता सोरेन वहाँ गई। जो अनशन पे लोग बैठे हुए हैं वो पहले सोरेन परिवार की ही थी, बीजेपी में है। उन्होंने कहा बताइए भाई अनशन पे बैठे लोगों से क्या मदद करें। उन्होंने कहा डॉक्टर बुलवा दो। तो घंटों हो गए डॉक्टर नहीं बुलवा पाया। तो नेताओं की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है देश के युवाओं में, और देश के युवा भविष्य हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक संग्राम संसद के अंदर चल रहा है और लगातार वो चल रहा है। जब से संसद शुरू हुई वो संग्राम चल रहा है। विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा में दोनों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में और प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, दोनों नेता कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है, जो युवाओं को पीटा गया है, कील लगे डंडों से मारा गया है, करंट लगाया गया है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, उस पर सदन में आकर गृह मंत्री जी बयान दे दें कि ऐसा क्यों किया गया। 11-12 दिन हो गए, बल्कि 13 दिन हो गए, गृह मंत्री जी सदन में नहीं आए। आज गृह मंत्री जी संसद तो आए, उनकी तस्वीरें भी बहुत सारी हम लोगों को देखने को मिली, लेकिन सदन के अंदर गृह मंत्री जी नहीं आए। और आज तो राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति ने खुद कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी सदन में मौजूद हैं, वो सदन की भावना से गृह मंत्री जी को अवगत करा दें कि सदन ये चाहता है कि वो आके बयान दें। लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि भाई राज्यसभा के सभापति की बात भी सरकार सुन नहीं रही है। ये आरोप लगाया, ये बात कही उन्होंने। तो कुल मिलाकर आज मंथन उसी जेएनजी पर, उन्हीं छात्रों पर, और जो सदन में जवाबदेही, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक, सड़क पे तो युवाओं ने बता दिया कि हमारे मुद्दे, हम उन्हीं पर चलेंगे, डाइवर्ट मत करिए, कुछ भी कहिए। अब एक तरीके से एक माहौल बन गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। हालांकि एक मलाल है, लोगों अभी आधे अधूरे में से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि अन्ना आंदोलन जो पिछला था उसमें इस देश के लोग चले गए थे। उनको लग रहा था कि कहीं ये आंदोलन भी प्रायोजित ना हो, लेकिन ये आंदोलन नेताओं के हाथ से निकल के युवाओं के हाथ में चला गया। तो अब इसमें इसके प्रायोजित होने की संभावनाएं बहुत कम हो गई। इसका प्रायोजन अब युवा ही कर रहे हैं। तो आज मंथन में इसी पर बात करेंगे, संसद में संग्राम, मुद्दों पर घमासान। बिहार में AK-47 का प्रयोग। संसद में संग्राम, और संग्राम किस बात को लेकर है? विपक्ष कह रहा है भाई गृह मंत्री जी आ जाओ और बयान दे दो। तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी रणनीति है सरकार की, बीजेपी की, गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, कि वो नहीं आ रहे हैं? हो सकता है कोई रणनीति हो, कोई मास्टर स्ट्रोक हो, तो सोच रहे हो भाई। वो बड़े लोग, बड़े नेता अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा कि आपको जवाबदेही, आपकी जवाबदेही है, और आप बताओ आके ना कि क्यों गोली चली। बिहार में एक पुलिस वाला छात्रों को AK-47 लेकर क्यों दौड़ा रहा? गृह मंत्री जी दिल्ली के बारे में जवाब दें, और खास तौर पर दिल्ली को लेकर वो घेर रहे हैं संपूर्ण विपक्ष। आज दिन में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से भी बातचीत की, खबर है कि मुलाकात भी की, और सदन को चलाने के लिए कहा गया कि भाई 2 बिल हैं, परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल।
इन दो बिलों पर एक सहमति बनाने की भी कोशिश की गई कि इन पर चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए। लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हम तो कोई निर्णय सबसे पूछ कर करते हैं, इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन के लोग हैं वो तय करेंगे, लेकिन गृह मंत्री जी को तो आना पड़ेगा। विपक्ष की बहुत सारी मांगे हैं, प्रमुख मांगे आपकी स्क्रीन पर हमने आपके लिए रखी हैं, उनको आप देखिए और समझिए कि क्या मांगे हैं। लेकिन सदन में, राज्यसभा में किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बीच एक नोकझोंक भी हुई। वो दृश्य भी देखिए। हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। अब रिज्जू जी से मुझे सीखना पड़ रहा है। बोलते हैं रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए तो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई जो मैं बोलना चाहूंगा वही तो बोलूंगा, और अगर मैं लिख कर नहीं लाऊंगा तो गलत सलत बोलूंगा। बहुत सारे नियम, कायदे, कानून वो होते हैं जो लिख कर बोले जाते हैं। और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको जो कुछ लिख कर दिया जाता है वही बोल देते हैं। खैर, ये होता रहा है इस तरह के नोकझोंक, लेकिन मूल मुद्दा है कि गृह मंत्री जी आ क्यों नहीं रहे हैं। अब विपक्ष के लिए यक्ष प्रश्न है, और इस देश का युवा भी चाहता है कि गृह मंत्री जी आएँ सदन में और बताएं कि ये किन परिस्थितियों में हुआ, सरकार ऐसा मानती भी कि नहीं मानती है। बहुत सारे सवाल हैं इस देश के मन में, युवाओं के मन में, और मंथन में भी कुछ सवाल हैं, वो भी आप साथ साथ में अपने साथ जोड़ते चलिएगा, देखते चलिएगा। मेहमान आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा आ चुके हैं इस कार्यक्रम में। बहुत स्वागत शर्मा जी। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अंजलि सिंह राजपूत हैं इस कार्यक्रम में। अंजलि जी, आपका ये बहुत स्वागत। युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर दीक्षा यादव हैं, जैन जी हैं। आर्यमन दुबे भी युवा हैं, जैन जी कैटेगरी में आते हैं। उत्कर्ष अवस्थी भी अभी थोड़ी देर में आएंगे इस कार्यक्रम में। और अनिल सिंह अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मंच प्रयागराज के, जो छात्रों का एक संगठन है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष अवस्थी भी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत स्वागत उत्कर्ष जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। युवा साथी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं शर्मा जी की से ही शुरुआत करता हूं। खेमचंद शर्मा जी, गृह मंत्री जी सदन में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सीधा और सरल सवाल, बोलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद। मेरे जैन जी के मित्रों को भी नमस्कार। देखिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या फिर हमारे मंत्री जवाब तो तब देंगे जब हाउस में विपक्ष बैठे, बातचीत करें, संवाद करें। वो तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने देखा जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, और ऑल पार्टी मीटिंग से वॉकआउट करने का काम किसने किया? विपक्ष ने किया। लगातार संसद में हंगामा करने का काम कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। संसद के प्रांगण में भगवा पहना के सनातन का अपमान करने का काम किसने किया? भगवान राम की तस्वीर लेके सनातन का अपमान करने का काम किसने किया? विपक्ष ने किया। क्या वो नाटक नौटंकी की जगह है? वो संवाद की जगह है, वो डिस्कशन की जगह है। अभी कई इंपॉर्टेंट बिल सदन में प्रस्तुत किए गए, वहां पे विपक्ष क्यों मौजूद नहीं रहा कि उस पर चर्चा पर चर्चा हो, उस पर डिस्कशन हो? विपक्ष क्या चाहता है? वो चाहता है कि उनकी जो ईगो को सेटिस्फाई हो। जैन जी और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और सरकार के बीच में जब सीधा सीधा संवाद हुआ, बातचीत हुई और उनके बीच में सहमति बनी कि जैन जी की जो मांगे हैं उस पर सरकार ने अपनी ओर से एक्शन लिया, तो फिर अब राहुल गांधी थका सा महसूस कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ हाथ हथेली पड़ा ही नहीं, अब मैं क्या करूं? अब उनकी ईगो उनको कुछ करने नहीं दे रही है। वो ईगो से बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको ईगो से बाहर आना पड़ेगा। आप जैन जी के ठेकेदार नहीं है, जैन जी आपको अपना नेता नहीं मानती, आप उस आंदोलन को लीड नहीं कर रहे थे। आपके नेता कह सकते हैं कि आप उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन जनता और जैन जी आपको नेता नहीं मानती। आप 56 साल वाले युवा हैं, जो 18 से 25 साल वाला युवा है वो 56 साल वाले को शर्मा जी, आपकी पार्टी में कौन जैन जी का नेता, उसका भी नाम बताते चलिएगा। आपकी पार्टी में जैन जी का कौन नेता है जिसको जैन जी मानते हैं, उसका भी नाम बता दीजिएगा इस कार्यक्रम में, बोलिए।
देखिए, हमारी पार्टी में जेनजी के नेता बहुत हैं। हमारी पार्टी में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी देखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आपको अंडर 30 भी मिल जाएंगे, और अंडर 40 तो बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे आपको मिल जाएंगे। मंत्री भी हैं जो अंडर 30 और अंडर 40 भी हमारे अक्रॉस द स्टेट्स हैं। तो हमारे यहाँ पे जेनजी के नेताओं की कमी नहीं, और हम सभी जेनजी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, युवा हैं, उनको भी अपना मानते हैं। हमारा कोई पराया नहीं है, मतलब सब अपने। आज आपने आदरणीय मोहन भागवत जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जेनजी का आंदोलन कोई देश विरोधी आंदोलन नहीं है, उनसे बातचीत जरूरी है, उनसे संवाद जरूरी है, और उन्होंने जो मुद्दे रखे वो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं। और वो जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा नहीं, आज की सरकार से सभी की उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि ये सरकार काम कर सकती है, उनको लगता है कि मोदी जी सॉल्यूशन दे सकते हैं। पहली सरकारों से तो उम्मीद ही नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार ने सुना, सरकार ने उस पर एक्शन लिया, सरकार ने 360 डिग्री एक्शन लिया, सरकार ने टास्क फोर्स बनाई, टास्क फोर्स के माध्यम से बेस्ट माइंड जो है देश के, उनसे सजेशन लिए जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरकार ने तुरंत जो नीट का पेपर है उसको करवा के ये सिद्ध भी किया कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जो हम प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार ने जो कानून है उसको सख्त किया, और अब ये समस्या सिर्फ सेंटर के पेपर की नहीं, समस्या तो स्टेट्स के पेपर की है। आज झारखंड में क्या हो रहा है, क्यों वहां पे राहुल गांधी जाके अपने जो मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लेते? पंजाब में क्या हो रहा है, क्यों वहां पे केजरीवाल जी अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते? क्यों कर्नाटक में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ? ये सेलेक्टिव जो राजनीति है वो जेनजी को पसंद नहीं आती। मैं ये जरूर आपके टीवी के माध्यम से ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जेनजी के साथ संवाद करने में जहां भी चूकी थी उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है। अभी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साफ निर्देश हैं कि आपको सीधा सीधा संवाद नेक्स्ट जनरेशन के साथ रखना है, और नेक्स्ट जनरेशन की जो एस्पायरेशंस हैं, जो उनके सजेशंस हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनको आपको गंभीरता से सुनना है, और सुनने के बाद उस पर काम करना है। ठीक है, ठीक है। अंजलि सिंह राजपूत वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीज़ों को समझती हैं, देखती हैं। अंजलि जी, शर्मा जी ने एक तो ये कहा कि उनकी पार्टी में बहुत सारे अंडर 30 नेता हैं, मिनिस्टर भी उन्होंने कहेगा अंडर 40 हैं, तो ये तो सभी पार्टियों में अंडर 30 सांसद और मिनिस्टर होंगे। और अगर राहुल गांधी जी जेनजी के नेता नहीं तो मोदी जी भी जेनजी के नेता नहीं, अमित शाह जी भी जेनजी के नेता नहीं। शर्मा जी तो हो सकता हूँ, शर्मा जी को मान सकता हूँ कि ये हो सकते हैं जेनजी के नेता, लेकिन ये इनकी पार्टी में कोई जो हाल कांग्रेस का है वही हाल इनका भी है। तो हाँ, और अब ये करें कि भाई ठीक है, मोहन भागवत जी ने कहा कि राष्ट्र विरोधी आंदोलन नहीं है, तो अब किसी आंदोलन का सर्टिफिकेट मोहन भागवत जी का जरूरी है। किसानों को भी उनके पास जाना चाहिए कि भाई मोहन भागवत जी हमारा आंदोलन को भी आप जरा बैक डेट से वेरीफाई कर दीजिए कि राष्ट्र विरोधी नहीं था, तो वो भी मामला ठीक हो जाए। अब वास्तव में ये करें कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि गृह मंत्री जी आकर वहाँ बयान दें। विपक्ष हल्ला मचा रहा है, वो सनातन का माहौल उड़ा रहा है, वो चीज़ों को करने नहीं दे रहा है, और वो हताश है क्योंकि जेनजी का आंदोलन विपक्ष के काबू में नहीं आया, मतलब विपक्ष उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। शर्मा जी ऐसा कह रहे हैं। अंजलि जी। जी नमस्कार सभी दोस्तों को सबसे पहले तो, और मैं शर्मा जी की बात पे आना चाहती हूँ। शर्मा जी का कहना क्या जेनजी का नेता होने के लिए क्या अंडर 18 या फिर जो है 25 या 40 होता है? नेता का मतलब यह किसी जनरेशन का आप चहेते नेता है तो इसका मतलब उसका एज से कोई लेना देना नहीं होता है। आप उनके मुद्दे कितना, और मोदी जी चहेते नेता थे, युवाओं के मोदी जी चहेते नेता थे भाई। 14 में मोदी जी के दीवाने थे युवा इस देश के, 19 में भी दीवाने थे। मैंने अगर पर्सनल वे में देखा जाए तो मेरे खुद के जिस हिसाब से 2014 में मोदी जी ने देश के मुद्दों को उठाया था, तो वो हमने खुद ही वोट दिया था कि देश एक नई दिशा में जाएगा, हम देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिलने वाला है। तो मुझे लगता है एक तरफा भाजपा को वोट दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इन राजनीतिक पार्टियों की सच्चाइयां सामने आने लगी। कभी आप सिर्फ एक ही नैरेटिव पे आप जो है समाज को नहीं आगे बढ़ा सकते हो। इनके पास बस एक ही नैरेटिव है, धर्म, जाति, या पाकिस्तान, ये कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक बात है जेनजी की, उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको एजुकेशन अच्छी चाहिए, उनको रोजगार अच्छा चाहिए, और जो इन सब चीजों को लेके पार्लियामेंट में उठाता मुद्दा, वो जेनजी का नेता है। आप अच्छा सूट बूट कोट पहन लेने से, एज कम हो जाने से आप जेनजी के नेता नहीं है। आप लोग कभी जेनजी के बीच गए ही नहीं, उनके एक्चुअल क्या मुद्दे हैं उनको नहीं। ये बात ये अंजलि, ये बात शर्मा जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जहां कहीं करेक्शन की जरूरत हुई और बीजेपी की चूक हुई तो उन्होंने करेक्ट भी किया ना, ये बात वो कह रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी भी जेनजी के नेता नहीं है।
राहुल गांधी भी जेनजी के नेता नहीं है। जेनजी ने अपना खुद प्रोटेस्ट किया है, अपनी बातें खुद रखी है, उन्हें लाठियां भी खुद खाई। जब विपक्ष को लगने लगा कि इसमें हमें शामिल होना चाहिए, इससे हमें बेनिफिट होगा, तो वो उस प्रोटेस्ट को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया। समझिए, उस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर दिया गया। वो भी जेनजी के नेता नहीं, कोई जेनजी का नेता उसमें नहीं है, जेनजी खुद ही लड़ रहा है। और रही बात, आप प्रधानमंत्री जी जेनजी के नेता बनने की कोशिश कर रहे, रोज रात को 10 बजे आते हैं, हेलो फ्रेंड करके चले जाते हैं। नहीं 12 बजे, 10 नहीं। अगर आपको जानना है ये जेनजी का, तो आप लाइव आइए ना, आप लाइव आइए, आप कहिए कि मैं रात को 9 बजे आते हैं और आप अपने मुद्दे लेके आइए, आपको क्या चाहिए, आप लाइव आके अपनी बातें रखिए। मैडम शर्मा जी प्लीज 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 देखिए आप, शर्मा जी मेरा निवेदन है, शर्मा जी मेरा निवेदन है, आप जो प्लीज, शर्मा जी मेरा निवेदन है, आपको बिल्कुल खुला मैदान हमने दिया, अभी मैं फिर दूंगा आपको खुला मैदान, लेकिन प्लीज प्लीज बिल्कुल किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे दुख होगा इस बात का। मैं बहुत अदब के साथ में आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब वो बोल रहे हैं तो बोलने दिए, उनको करेक्शन मत कीजिए, आप अपनी बात आए तो करेक्ट करिएगा। बोलिए अंजलि, बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। जी, मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या ऐसा कुछ लाइव कर ले जिसमें जेनजी खुद सामने आए, जो भी पॉसिबल नहीं है, एक बड़ी तादाद है जेनजी का, पर जैसे वो हर दिन रोज 9 बजे रात को आके हेलो फ्रेंड करके चले जाते हैं, तो मुझे लगता है एक टाइम दीजिए आप जेनजी से 1 to 1 बात करने की, भले ही सोशल मीडिया माध्यम हो, भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग बात, जब तक जेनजी खुद उनसे कनेक्ट नहीं होगा कि अच्छा सर हमारी ये चीजें हैं, हमारी मांगे, हमारे मुद्दे, तब तक आप कैसे, आप जो अपने मीडिया के थ्रू, आप जो है आईटी सेल के थ्रू चीजें आपके पास पहुंच रही, मुझे लगता है कि ये एक बेहतर सोल्यूशन है कि आप हेलो फ्रेंड करके मत जाइए, आप लाइव आके आप पूछिए तो जेनजी से, क्योंकि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जेनजी से जुड़ने का। बहुत अच्छा सुझाव है अंजलि का। और इस बीच हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक अजय शुक्ल भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ब्रेक के बाद अजय जी से भी बात करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। asking the leadership. बिहार में AK-47 का प्रयोग। सवाल यही है कि सदन में संग्राम है, मुद्दों पर घमासान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश मूल मुद्दों की तरफ युवा इस देश को ले जा रहे हैं या ले जा पा रहे हैं, क्योंकि बदलाव तो दिख रहा है। 15-20 दिनों में बहुत कुछ बदला सा दिख रहा है। और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी सदन में क्यों नहीं आ रहे। लगातार विपक्ष इस बात को कह रहा कि आइए और बताइए कि दिल्ली में कील वाले डंडों से जेनजी को क्यों मारा गया, पैलेट गन क्यों चलाई गई। हालांकि सरकार ये कह चुकी कि पैलेट गन नहीं चलाई गई, लेकिन विपक्ष सबूतों के साथ में बात करना चाहता है। तो ये बात क्यों नहीं हो पा रही है। देश का जेनजी प्रतीक्षा कर रहा है, संसद भी प्रतीक्षा कर रही है। और आज राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति ने भी कहा, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि सदन की भावनाओं से गृह मंत्री जी को अवगत करा दें। गृह मंत्री जी आज संसद तो आए, लेकिन सदन में उनकी उपस्थिति नहीं रही। हो सकता है कि वो कल संसद में आएँ, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या समस्या है, वो बता दिया शर्मा जी ने कि चूँकि विपक्ष चाहता ही नहीं चर्चा हो। अब इस चर्चा को जेनजी की तरफ ले जाएंगे। हमारे साथ तमाम जेनजी युवा जुड़े हुए हैं। अरिमन दुबे भी आ गए हैं। दीक्षा यादव की तरफ रुख करेंगे। दीक्षा यादव, अभी जो चीज़ें आपने सुनी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो कहा, एक पत्रकार के तौर पर अंजलि ने जो बातें रखी, गृह मंत्री जी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए या विपक्ष खामखा हल्ला मचा रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, जिस तरीका का वो जवाब देने वाली बात हो। दीक्षा, बिल्कुल अमित शाह जी को आके जवाब देना चाहिए। और संसद कोई रणभूमि नहीं है कि जिसको बार बार रणभूमि का क्षेत्र जैसा बना दिया जाता है। तो आना चाहिए अमित शाह जी को और अपनी बात रखें। हम जो भी हम इनके विपक्ष के सवाल हैं उनका जवाब उनको देना चाहिए। ठीक बात है। अरिमन दुबे,
कुल मिलाकर अगर देखा जा रहा है कि भाई पक्ष और विपक्ष, पक्ष कह रहा है कि ये विपक्ष आंदोलन को हाईजैक करना चाहता है, लेकिन युवा अब अपने मुद्दों को लेकर बातें कर रहा है। अभी तक सरकार का रवैया एक युवा के रूप में आप लोगों के हितैषी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक दिख रहा है, या बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है? और क्या गृह मंत्री जी को सदन में आके बातें करनी चाहिए थी जो दिल्ली में घटनाएं हुई, लाठीचार्ज हुआ, युवाओं की पिटाई हुई? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब तक गृह मंत्री 1-to-1 कन्वर्सेशन ये जेनजी छात्रों के साथ, ये युवाओं के साथ नहीं करेंगे, जब तक चीजें बदलेंगी नहीं। क्योंकि हम सभी जो अभी छात्र हैं, आज के युवा हैं, जब 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है तो बात समझ में भी आती है और लोग जुड़ते भी हैं। तो मुझे तो लगता है कि जरूर गृह मंत्री जी को जुड़ना चाहिए छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, ताकि लोगों को भी पता चले, क्योंकि आज का जो युवा है वो कल जाके नया भारत बनाएगा। जी नहीं, ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात है। ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हम लोग भी युवा थे। अब उस समय जेनजी सब तो नहीं था, लेकिन यूथ कहा जाता था कि यूथ। तो हम लोग के, जैसे आप लोगों की भाषा है वैसी भाषा तो नहीं रही होगी हम लोगों की, मतलब बहुत ही, हम लोग गांव गली के लोग हैं, छोटे छोटे गांवों से निकल कर आए हैं, लेकिन युवा तो हम भी कभी थे। तो एक बातें होती रहती हैं, सारी चीज़ें। लेकिन युवा अब क्या देख रहा है? जो ये जगह जगह से आंदोलन की तस्वीरें आ रही हैं, उसको लेकर जो छोटे छोटे विद्यालयों से तस्वीरें आ रही हैं कि वो अपना हक मांग रहे हैं, तो इस देश की जो पढ़ाई लिखाई, रोजगार, इसको किस ओर एक युवा के रूप में जाता देख रहे हैं आप, और सरकारों की भूमिका भी? जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम सरकार की भूमिका की भी बात करें तो बहुत सारी तो मिस इन्फॉर्मेशन है और मिसगाइड हुए हैं लोग, तभी ये इतने सारे आंदोलन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार गलत ही है, वो छात्रों की मदद कर ही नहीं रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह मिस इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से भी शायद से ये आंदोलन हो रहे हैं। कुछ कुछ जगह जरूर कहीं कहीं है दिक्कतें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह दिक्कत है। ठीक बात सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, जी बोलिए, कंप्लीट करिए, बोलिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आज के समय में, क्योंकि जो जेनजी है वो ना तो पूरी तरीके से बर्बाद है, ना तो पूरी तरीके से आदर्श है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो आज का छात्र है, आज का युवा है, उसकी सोच क्या है। तो उस सोच के लिए हमें पहले कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मिलेनियल एंड जेन जी पीपल। तो वो जो उनके बीच में जो एक मैं कहूंगा कि बदलाव है, उसको मतलब बदलाव होना चाहिए, वो हमें बदलने के लिए पहले एक कन्वर्सेशन जरूरी है। जी, ठीक बात है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी साहब भी आ गए हैं। स्वागत अंसारी साहब। उत्कर्ष अवस्थी एक युवा हैं, जेनजी हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। उत्कर्ष, अभी आपके एक साथी आर्यमन दुबे ने अपना व्यू पॉइंट रखा। वो कह रहे हैं कि भाई सारी जगह समस्याएं नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, उसकी वजह से विपक्ष को, अन्य लोगों को ये फायदा मिल जाता है। मतलब जी, मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह समस्याएं हैं भी और नहीं भी हैं। अगर हम लोग बात करें केंद्र की, तो केंद्र की अकाउंटेबिलिटी क्या है? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट रन नहीं कर पा रहा है ठीक से, संसद ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? क्या अकाउंटेबल नहीं है हमारे नेता, जिनको हम लोगों ने चुन करके वहां पर भेजा है, वहां पर बैठाया है, ताकि वो हमारी आवाज बन सकें, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकें? मुझे एक बहुत ही अच्छा एक जोक याद आता है कि संसद में 10 रुपए का डोसा तो बड़ा अच्छा मिलता है, वहां पर आपस में विपक्षी और जो हमारे पक्ष के साथी हैं, जो नेता हैं, सब बैठ करके हंसी मजाक तो बहुत अच्छे से करते हैं, सारी कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन जब बिल की बात आती है, जब एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात आती है, एक डिस्कशन की बात आती है संसद में, तो वो लोग वहां पर चूक क्यों जाते हैं? वहां पर उनको वैसा रवैया क्यों होता है उनका कि एक दूसरे के ऊपर वो मारने बोतारू हो जाते हैं? मैं कई युवा संसद करता हूँ, यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि युवा साथी जब किसी पोर्टफोलियो में होते हैं, वो प्रधानमंत्री बन करके संसद में जाते हैं, युवा संसद में जाते हैं, या और भी नेता बन करके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो असली संसद से ज्यादा एक शिष्ट व्यवहार करते हैं और सही में डिस्कशन करते हैं। और सदन में इस समय जो चल रहा है कि डिस्कशन ही नहीं हो रहे हैं, चर्चाएं ही नहीं हो रही हैं, और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर नारे, एक दूसरे के ऊपर। तो क्या इसके लिए सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है? दोनों तरफ मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी है।
सरकार भी जिम्मेदार है, विपक्ष भी जिम्मेदार है। अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को संसद में आना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए अपने जिम्मेदारियों की तरफ, और विपक्ष को भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। हम क्रिटिसाइज तो करते हैं, हम आलोचना तो करते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं बताते। लेकिन हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि पक्ष के जो हमारे नेता हैं, कई बार ऐसा पाया गया है कि विपक्ष के बहुत सारे नेताओं का माइक ऑफ कर दिया जाता है, उनकी तरफ से कैमरा हटा दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक बात है। अनिल सिंह प्रयागराज से हैं। प्रयागराज में एक आंदोलन चल रहा है, छात्र वहाँ मूल मुद्दों को लेकर, फीस बढ़ाने को लेकर, बहुत दिनों के बाद मैं सुन रहा हूँ कि फीस बढ़ाने को लेकर जो मूलभूत छात्रों की समस्याएं उनको लेकर एक आंदोलन चल रहा है। अनिल सिंह, युवा आंदोलनकारी आंदोलन जो है उससे कोई बदलाव होता आप दिख रहे हैं? और क्या पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं या केवल श्रेय लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं? अनिल सिंह। बोलिए। देखिए, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग थोड़ा सा युवाओं को इस ओर ले जा रहे हैं। और हकीकत यही है कि सरकार नौजवानों पर लगातार क्रूरता बरत रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार सबको होना चाहिए, और एक तरफ सरकारी संस्थान को चलाने के लिए कहा जाता है कि उपलब्ध संसाधन नहीं है, संसाधनों की व्यवस्था के लिए हम फीस 400 गुना कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए, जब देश में शिक्षा ही नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर आज जो जेएनजी के भी तमाम साथी कह रहे हैं जो होना चाहिए दिल्ली में, जंतर मंतर में नहीं हो रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जब शिक्षा ही नहीं होगी, अशिक्षित लोग होंगे, तो निश्चित तौर पर जेएनजी जैसा माहौल होगा। और हम तो यही कहेंगे कि सरकारों को शिक्षा संस्थानों को और ऊपर बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सरकार पोस्टर लगाने, पैनल लगाने में, तमाम चीजों को जो है खरीद फरोख्त करने में लगी है, जबकि शिक्षा के सेक्टर को ध्वस्त किया जा रहा है। हम तो यही मांग कहेंगे सरकार से और आपके इस चैनल के माध्यम से कि सरकार को सबसे पहले युवाओं को वरीयता देनी चाहिए। युवाओं की क्या आवश्यकताएं हैं, युवा क्या डिमांड कर रहा है, युवाओं के बीच में बैठकर समन्वय करना चाहिए। आप समझिए कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, जो प्रयागराज में भी आंदोलन हो रहा है, लखनऊ में भी आंदोलन हो रहा है, तमाम जगह आंदोलन हो रहा है, तो इसमें सरकारों को आपस में समन्वय करके उनको जाना चाहिए उनके बीच में और कहना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है, अगर हमसे सुलझ सकती है तो हम सुलझाएंगे। लेकिन कोई समन्वय नहीं है। युवा जो है अलग थलग अपना बिखरा हुआ पड़ा है। जब उसको लगा कि नहीं अब तो हम कहीं के नहीं रहे, तो उन्होंने क्या है कि सोशल मीडिया अब से जो है अपने ऐलान को किया और पूरे देश को यह बता दिया कि हम नौजवान हैं और हम सरकारों से सवाल करना चाहते हैं। और ये सरकार इतनी क्रूर है क्योंकि 27 में चुनाव है, तो सरकार को पता चलेगा। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, धीरे धीरे विकेट गिरेगा, देश वक्त पड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज युवाओं की बात करते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल राजनीति तो जरूरी है हर जगह, लेकिन आज युवाओं पर बात करते हैं। अजय शुक्ल की तरफ चलेंगे। अजय जी, एक तो इन 15-20 दिनों में आपने क्या बदलाव महसूस किया है इस देश में, एक पत्रकार के तौर पर, एक संपादक के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर? और गृह मंत्री जी सदन में नहीं आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता, विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता, महत्वपूर्ण बिलों पर बात नहीं करना चाहता, उसका ईगो इतना बड़ा हो गया है कि पहले अपना ईगो तुष्ट करना चाहता है। अजय जी। देखिए, मुझे एक सबसे पहली बात बड़ी खुशी है कि हमारे देश का युवा जो लंबे समय तक सो रहा था, जो जेनजी है वो सो रहा था, वो इसी में मस्त था कि उसके पास आईफोन है, उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ है, वो इसी से अपने आप को खुशी महसूस कर रहा था। उसे समझ में आया कि नहीं, हमें अपना करियर सोचना है, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, भविष्य देश की राजनीति क्या होगी उसको भी हमें दिशा देना है। हमें तय करना है कि हमारा सिस्टम स्वस्थ हो, इतना साफ सुथरा हो कि हम समान अवसर पा सके, जिसके लिए हम हकदार हैं वो पा सके।
तो मुझे मतलब बधाई देते हुए जेनजी हो या जेन अल्फा हो, जो निकले उन सबको निश्चित रूप से खुशी है कि वो इस बात के लिए सजग हुए हैं। और यह सजगता जो आई है ये एक दिन में नहीं आई है, लंबी लड़ाई है, क्योंकि थोड़े लोग जागे और फिर जाग के खड़े हुए। जो मई में लड़ाई शुरू की गई, जब नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश भर में इसको लेके जागरूकता के अभियान चले, तमाम जगह प्रोटेस्ट चले, चाहे एनएसयूआई का हो, यूथ कांग्रेस का हो, और लास्ट में आकर के जो वो सीजेपी का हो, और इन सब ने यह सरकार को दिखा दिया कि हम जाग के खड़े हो जाएंगे तो हम आपको झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। ये एक बेहतर चीज है। वो ईगो नहीं था, बच्चों का ईगो नहीं है, ये बच्चों की वाजिब डिमांड थी, इसलिए थी क्योंकि उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था, उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा था। और एक पहली बार हुआ होता तो हम कहते 2024 में हुआ, उसके पहले हुआ, उसके पहले हुआ, बार बार वो टॉलरेट कर रहा था। और इसका क्या असर हुआ कि सरकार बेशर्म हो गई, और जब सरकार बेशर्म हो गई तो वह युवा निकला और उसने उसके आंखों में शर्म लाने का काम किया। हालांकि पूरी तरीके से शर्म आई होती तो यह सरकार जो पेपर लीक का कानून 2024 में बना था वो उसी समय से लागू कर देती, क्योंकि वो नोटिफाई तो हो ही गया था। लेकिन उसने नहीं किया, उसने इस प्रोटेस्ट के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाई, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लॉ में अमेंडमेंट किया है वो कहीं पर भी इस व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं किया है। उसमें जो सजा थी उस सजा को बस बढ़ाने का किया है, नथिंग, कुछ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो भी कुछ करना था, इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन था? इसके स्टेक होल्डर थे जेनजी, इसके स्टेक होल्डर थे युवा, और वो सारे लोग जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो देश को संभाले, उसके साथ डिस्कशन करके कि कैसे क्या व्यवस्था पारदर्शी बने और सुधार हो, यह होना चाहिए। जो अभी मुझे लगता है उत्कर्ष जिक्र कर रहे थे, जो बच्चों की संसद होती है, तो निश्चित रूप से उसके साथ में इसका डिस्कशन होना चाहिए कि अच्छा आप बताइए आप इसमें क्या क्या सुधार चाहें। ठीक बात। और उस ढंग से उस पर लाना चाहिए था। उसके पहले जिन्होंने खराब किया है उनको उस सिस्टम से दूर करना चाहिए था। आपने आज तक एनटीए का चेयरमैन, उसका तमाम पदाधिकारी जो दोषी हैं, जिन्होंने 2006 से पेपर घोटाले का जो एक्सपर्ट है, उस शख्स को आप एनटीए का चेयरमैन बना के बैठे हो और उसे हटाते तक नहीं हो आज तक। उसने मध्य प्रदेश में घोटाला कराया, सारे पेपर लीक कराने और सब कुछ कराने का। उसने छत्तीसगढ़ में कराया, उसने यूपीएससी की पहली बार परीक्षा पर सवाल उठवाया, और अब वो एनटीए का चेयरपर्सन है। तो अब आप सोचिए, जब ऐसे लोग बैठे होंगे, जब बच्चे जेन्युइन डिमांड कर रहे थे, बच्चों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, मैं तो उस वक्त मौके पर था और मैं कह सकता हूं कि एक भी बच्चे के हाथ में हथियार नहीं था, बावजूद आपने लाठी चलवाई, पैलेट गन चलवाई, आपने सब कुछ किया। क्यों किया भाई? जबकि कल सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन में बताया जा रहा था कि 1969 से लेके अब तक दिल्ली पुलिस के जितने स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, एसओपीज हैं, उनमें पैलेट गन चलाने का है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कि आप दिल्ली में चला सकते हैं। जो नोटिफाई नहीं है आपने चलाया। और सुप्रीम कोर्ट, अजय जी, संसदीय कार्य मंत्री सदन में कह चुके हैं कि नहीं चलाई पैलेट गन, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की जीडी में दर्ज है कि पैलेट गन चली, 70 राउंड चली। अब आप बताइए, 70 राउंड चलने का वहीं पर किसके आदेश से चली? जो वहां ऑफिशियल आदेश होता है उसका भी जिक्र है उसमें, तो कि डीसीपी ने ऑर्डर दिया था और
जिस तो सर उसने- डीसीपी दोषी हैं, फिर अमित शाह जी को क्यों विपक्ष घेर रहा है? भाई अमित शाह जी ने मैं थोड़ी यही डट तो दिया, कह रहा हूं, डीसीपी दोषी यही हैं, कह रहा हूं। अमित शाह जी तो कहां दोषी हैं जब इसमें? एसओपी था नहीं, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर था नहीं, तो उस डीसीपी ने कैसे ऑर्डर दे दिया? इसका मतलब है कहीं ऊपर से यह छूट दी गई कि तुम चलवा दो, चिंता मत करो। ये तो जिक्र उन्हीं के लीगल डायरी में ठीक है। है, ठीक तो है। सबसे बड़ी बात यहां पर खत्म होती है जी। एक बात कह के खत्म करूंगा कि सदन चलाना जिम्मेदारी किसकी होती? सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती। सदन चलाना जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की, और सदन में जो भी लोकसभा है तो स्पीकर, और राज्यसभा है तो उपराष्ट्रपति सभापति, उनकी होती है। उसमें विपक्ष के साथ में बैठ के कैसे आपको सहमति बनानी है, यह जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन यह सरकार जब सुनना नहीं चाहेगी, बात नहीं करना चाहेगी, तो विपक्ष के पास एक ही रास्ता होता है, विरोध, शोर मचाना, नारे लगाना। ठीक है। और तो यहां पर सारे सदन की, मैं तो देखिए पिछले 30 साल से कवर कर रहा हूं, और 30 साल के इतिहास में बता दूं, पहला यह दौर चल रहा है कि सदन में विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष तक का माइक बंद किया जाता है, जो कि कभी नहीं बंद किया जाता था, चाहे सुषमा स्वराज जी का देख लीजिए या किसी का देख लीजिए। मुझे लगता है इतनी फांसीवादी और झूठी मक्कार सरकार कभी नहीं रही। और जिस तरह का मतलब जो खुद नेता सदन है, प्रधानमंत्री, जो देश का गृह मंत्री है, वह सदन में यदि आने से ठीक है अजय जी, ठीक है। यही तो सवाल है, ये सवाल की नहीं आ रहे हैं। वो फुरकान अंसारी, कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी हमारे साथ हैं। फुरकान अंसारी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग सदन चलने नहीं देना चाहते, आप ना किसी बिल पर बात करते हैं, ना सीरियस होकर कुछ सुनना चाहते हैं। गृह मंत्री जी क्यों आए भाई, जब आपको सुनना ही नहीं है? आपने तो टारगेट बनाया है कि भाई वो आएंगे तो आप टारगेट करेंगे उनको। अनम्यूट करिए फुरकान अंसारी। फुरकान अंसारी माइक खोलिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकारी पक्ष की होती है। पार्लियामेंट में चाहे जिस पार्टी का सरकार हो, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी बनती है। प्रतिपक्ष के जो लोग हैं वो अपनी मांग को, जायज मांग को तो उठाएंगे ही, और जब उठाएंगे और उसका जवाब आप सही नहीं दीजिएगा तो हंगामा होगा ही। निश्चित रूप से हंगामा हो, क्यों नहीं हंगामा होगा? ये जिम्मेवारी आपकी है। अमित शाह को आना चाहिए था, बच्चों पर गोली चलवाया आपने, आप जवाब देने में क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप क्या तकलीफ है आपको जवाब देने में? आप इस्तीफा दीजिए, या तो आप जवाब दीजिए या तो इस्तीफा दीजिए। आप अरे आपको जवाब चाहिए कि इस्तीफा? नहीं है आप, या तो आप इस्तीफा दीजिए या तो फिर आप जवाब दीजिए पार्लियामेंट में आकर के। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इसलिए कि घबरा रहे हैं। गोली नहीं चलवाई, किस बात का जवाब दे दें? संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा कि कोई पैलेट गन नहीं चली, और आप लोग हल्ला मचा रहे हैं झूठ मूठ का। आप बोलिए फुरकान अंसारी, बोलिए। जी ने उन बच्चों के पीठ को खोल के राहुल गांधी ने उन बच्चों के पीठ खोल कर दिखलाया गया, देखिए गोली कैसे चली है। अब कहते नहीं चली है। ये झूठ बोलने की कौन सी बात है इसमें? प्रूफ है इसका। दूसरी बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको जी, कि अब इन बच्चों को, इन लड़कों का, जो बेरोजगार लड़के हैं, जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, उन लोगों ने यह प्रमाण कर दिया कि देश में अगर बदलाव लाएगा तो यही लोग आएगा। पार्लियामेंट से बदलाव अब नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से बदलाव नहीं होने वाला है, किसी नेता पर भरोसा इन लोग का उठ गया है। जब भी होगा ये बच्चे वो आप भी हैं, आपकी पार्टी भी है, जिन पर भरोसा उठा है वो आप भी हैं, आप अलग नहीं हैं। अंसारी साहब, आपकी पार्टी, अगर नेताओं से भरोसा उठा तो उसमें कांग्रेस भी है। और मेरा तो सवाल है, मेरा तो सवाल है कि अगर इतने दिनों में मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं कि मैं विपक्ष से सवाल पूछूं, लेकिन मुझे आज महसूस हुआ इस बात को लेकर कि भाई बहुत सारी चीजें आपकी भी सरकारें लंबे समय तक रही हैं, लेकिन आप लोगों ने जो काम करना चाहिए था युवाओं के लिए नहीं किया।
नहीं किया। नेहरू जी ने जो काम कर दिया उसके बाद काम नहीं हुआ, उतने उतने विश्वविद्यालय नहीं खुले, उतने संस्थान नहीं खुले, आप लोग भी मौज करते रहे। जितनी संस्थाएं खुली है, जितने बड़े बड़े आईआईटी जितने खुले हैं, ये सब कांग्रेस का ही देन है। नेहरू जी के बाद कोई काम नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है, मैं मान रहा हूं नेहरू जी ने काम किया, उसके बाद क्या काम किया आपने? मोदी का इसमें कोई देन नहीं है दुर्गेश जी, ये सारा श्रेय जाता है कांग्रेस को। लेते रहिए श्रेय, इस बार युवा आपको बता देगा। डेवलपमेंट का काम है इस तरह से। खेमचंद शर्मा जवाब दीजिए, खेमचंद शर्मा जवाब दीजिए। ठीक है फुरकान साहब, इन लोगों को नहीं जाता है। खेमचंद शर्मा मेरे पिन पॉइंटेड जवाब हैं, पूरा लंबा चौड़ा मैं बिल्कुल चिट्ठा नहीं सुनूंगा, मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि पायलट गन क्यों चलाई गई, ये किसने कहा? अगर डीसीपी ने कहा तब तक उसको क्यों नहीं टांगा गया? ये क्या कश्मीर है? क्या ये पत्थरबाज हैं जिन पर पायलट गन चलाई जाएगी? और दूसरा मसला ये है कि गृह मंत्री जी क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? ऐसा कौन सा अपराध उन्होंने कर दिया? सदन में आए वो, बताएं देश को। डरते क्यों आए वो? बोलिए शर्मा, बोलिए जल्दी से। आते क्यों, डरते क्यों आए वो? ठीक है, जवाब देने दीजिए। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। दो कांग्रेस के प्रवक्ता बोले, बोलिए, हमारे जेएनजी के मित्र भी बोले हैं। इनसे पूछना चाहूंगा कि जेपीएससी और जेएसएस का जो अभी झारखंड में घोटाला हुआ है, झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है, वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या वहां झारखंड पर बहुत जोर दे रहे हैं, झारखंड पर बहुत जोर दे रहे हैं वहां पे? अरे सुन लो, देखिए शर्मा जी घुमाइए मत, मैंने इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में भी सारी चीजें बोल दी है। जोर नहीं दे रहे हैं, ये जहां दे रहे हैं। ठीक है, आप बस बोलने दीजिए भाई, अंसारी साहब बोलने दीजिए, अंसारी साहब उनको बोलने दीजिए। अब बोलिए। आज दुर्गेंद्र भाई ने बोला था कि डिस्टर्ब ना करो, तो मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो वहां पे क्यों डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो कांग्रेस जो दो मुही राजनीति करती है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और अभी हमारे मित्र ने जो पत्रकार हैं वो अपने आप कहते हैं निकम्मी सरकार। निकम्मी सरकार उसको कहते हैं जो जमीन से लेकर आसमान सब कुछ भेज देती है। निकम्मी सरकार उसको कहते हैं जो इंडिया में अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करने की बजाय इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी करती है। आज अपनी कैपेबिलिटी हमने पेमेंट सिस्टम में, आज अपना यूपीआई, अपना रुपए कार्ड है, पहले मास्टर और वीजा कार्ड का जो परसेंटेज है फॉरेन को जाता था, आज फॉरेन को नहीं जाता, आज भारत में है। आज हम इथेनॉल की जो आप एक नैरेटिव चला रहे हो, 20% ब्लेंडिंग से हम लाखों करोड़ों का इंपोर्ट बचा रहे हैं। आज इंडिया स्पेस में टॉप 3 या टॉप 4 कंट्रीज में विकास पे बात कर लेंगे, आज इस पर बात कर लो। पायलट गन क्यों चलाई, पायलट गन क्यों चलाई, इस पर बात कर लो भाई, हम पूरा समय दे देंगे, 1 घंटा आप बोलते रहिएगा। फुरकान साहब उनको बोलने दीजिए, बीच मत बोलिए। फुरकान साहब बोलिए। आप इनको म्यूट करिए, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। हमारी उनसे खूब तीखी चर्चा चलती रहती है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बेटर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने जो अपनी बातें रखी मैं ऐसा समझ। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने खुद, मतलब वो आई विटनेस बन रहा है, मैंने खुद देखा किसी के बच्चे के हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन आपने वो भी देखे होंगे 1000 से ज्यादा लोग वहां पे जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में उनकी बड़ी हिस्ट्री है, उन्होंने बलात्कार किए हुए हैं, उन्होंने मर्डर भी किए हुए हैं, उन्होंने छेड़छाड़ भी की हुई है, उन्होंने हाथापाई भी की हुई है, उन्होंने मारपीट भी की हुई है। लगभग 3000 ओवरऑल क्रिमिनल थे, लेकिन 1000 के आसपास सीरियस क्रिमिनल थे। और मेरे खुद जेएनजी को जो प्रोटेस्ट में लीड कर रहे थे या इन्वॉल्व थे, ऐसे कई मित्रों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम डरे हुए थे कि बच्चे कम होते जा रहे हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाती, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये लोग टेक ओवर करें, हाईजैक करें, उससे पहले हम सीधा जो विषय है उसको गवर्नमेंट के साथ चर्चा में करें। गवर्नमेंट से चर्चा हुई, चर्चा अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बच्चों के साथ चर्चा नहीं हुई तो कैसे रीच आउट हुआ, सॉल्यूशन कैसे पहुंचे, सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचे, या फिर दोनों के बीच में समझौता कैसे हुआ? चर्चा हुई और चर्चा के बाद ही समझौता हुआ। और अमित शाह जी और मोदी जी डरते नहीं, वो देश के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे और डरने का काम नहीं है। अरे सदन में आए ना शर्मा जी, सदन में आए, सीधे देश को बताएं, सदन में क्यों नहीं आ रहे ये बताएं भाई। और पायलट गन चलाई कि नहीं शर्मा जी, इसको डक मत करिए, पायलट गन पे बात कर लीजिए, क्यों बच रहे हैं आप? पायलट गन चलाई कि नहीं बता दीजिए। दुर्गेंद्र भाई, आप कब एंकरिंग करेंगे? जब आपके पास पैनल होगा। आपके पास पैनल ही नहीं होगा तो आप कौन से डिबेट शो का एंकरिंग करेंगे? मैं बहुत आपके गूढ़ प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है। आप जो बहुत गूढ़ सवाल कर देते हैं, मैं सीधा साधा बात करिए आप।
इट इज द सेम थिंग। आप प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का बयान चाहते हैं तो यू हैव टू बी देयर। अगर आप संसद में रहोगे ही नहीं, आप संसद में चर्चा ही नहीं करोगे, आप संसद को चलने ही नहीं दोगे, तो क्या प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ द काम है, उनको छोड़ के वो आपके जो नाटक नौटंकी है उसको प्रायोरिटी दें? अरे तो भाई आप लोगों की जब सरकार नहीं थी आप भी यही करते थे, तो वो लोग क्या उनके पास काम नहीं था? तब के प्राइम मिनिस्टर के पास काम नहीं था? ये कोई बात नहीं होती। कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं से कहता हूं कि आप अपने नेता को बोलिए, आप अपने नेता को बोलिए कि वो संसद में कल हाजिर रहे, संसद में कल वहां पे आपकी लीडरशिप हाजिर रहे, वो ना करे। ठीक है, ओके शर्मा जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फुरकान अंसारी और शर्मा जी शांत हो जाइए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अंजलि सिंह राजपूत, अंजलि सिंह राजपूत के पास जाएंगे। अंजलि सिंह, ये बताइए कि भाई अब ये पायलट गन को बार बार डक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं, वो हमें बता रहे हैं कि एंकरिंग आप कैसे करेंगे हो, क्या करेंगे हो, बड़ा लंबा चौड़ा शर्मा जी घुमा रहे हैं। शर्मा जी बड़े विद्वान और बड़े चतुर प्रवक्ता हैं। शर्मा जी प्लीज, ओके, हो गया। आप बोलिए कि ये जो बातें कह रहे हैं ये वास्तव में वजह क्या है जो अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं? क्या वजह है? ऐसा कौन सी बात है? क्योंकि अमित शाह डरने वाले आदमी तो है नहीं, ये मसला क्या है? शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज। अब मेरे पास 1 मिनट बचा है, प्लीज। अरे फुरकान साहब, शर्मा जी शांत हो जाइए। फुरकान साहब म्यूट कर दो भाई, म्यूट कर दो, कोई मेरे पास यही रास्ता है। अंजलि बोलिए। जी नरेंद्र जी, में जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास 1000 काम है, उनके पास नाटक रुककर देखने का टाइम नहीं, तो मुझे लगता है विपक्ष, पार्लियामेंट में विपक्ष को, पार्लियामेंट ही एक ऐसी जगह है जहां पे देश के मुद्दों को रखा जा सकता है। और तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह बनाई गई है कि संविधान में कि जहां पे देश के मुद्दे रखा जाए। तो मैंने हमेशा देखा है विपक्ष जब भी देश के मुद्दे उठाता है तो या तो उनका स्पीकर बंद कर दिया जाता है या फिर तरह तरह की चीजें होती रहती हैं, हम लोग वहां देखते रहते हैं। तो ऐसी बात करेंगे तो ये आपको भी प्रवक्ता कहने लगेंगे, क्योंकि जब जब इनकी कोई बात करता है तो कहेंगे आप भी प्रवक्ता हो, तीसरी प्रवक्ता बता देंगे ये, क्योंकि इनके पास मुद्दों का जवाब नहीं है। ये प्रवक्ता का हमें भी बता दें कि दुर्गेन्द्र चौहान आप भी प्रवक्ता हैं, तो छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस के नेताओं को बोले संसद में कल वो टिके, संसद में टिके, टिके तो सही। अरे संसद में टिके तो, अरे बोलने दो भाई, अब बोलने दो। यहाँ भी एक महिला पत्रकार को भी नहीं बोलने दोगे यार। शर्मा जी, शर्मा जी बोलने दीजिए प्लीज। शर्मा जी नो, बोलने दीजिए। बोलिए अंजलि, बोलिए। मोदी का है क्या? अंजलि बोलने दीजिए। अरे भाई शांत हो जाओ, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस शांत प्लीज। बोलिए अंजलि, बोलिए जल्दी से बोलिए अंजलि। की बातें नहीं सुनना चाहते तो आपसे बताइए अपने खुद नहीं चाहती है कि मुद्दे आप जब विपक्ष देश के मुद्दे, विपक्ष ही तो जो मुद्दे हैं विपक्ष ही तो उठाएगा पार्लियामेंट में। आम आदमी को जाने की तो जगह है नहीं। हम पत्रकारों को आप लोगों ने बैन कर रखा, गेट के पार्लियामेंट के बाहर रखा, तो कौन आपसे ये मुद्दे उठाएगा? कौन सवाल पूछेगा? विपक्ष पूछे, विपक्ष को आप बोलने नहीं देते हो, हल्ला करते, ऐसे थोड़ी सदन चलेगा। ऐसे तो ये तो सरकार की गलतियां हैं और सरकार को बैठना चाहिए इन सब चीजों के लिए। थैंक यू, थैंक यू अंजलि, थैंक यू। अजय जी एक छोटा सा जवाब कि ये संसद को किस तरफ जाते देख रहे हैं, ये वाला सत्र जल्दी से बस खत्म। नहीं, देखिए मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और यहाँ पर बैठे प्रवक्ता भी झूठ बोलते हैं। अभी वो रुपे कार्ड के बारे में बता रहे थे। रुपे कार्ड 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया। ये इनकी जानकारी के लिए बता दूं। और नरेंद्र मोदी ने जरूर इसमें एक अमेरिकन फंड। अरे मोदी जी की उपलब्धि सुन लो भाई। शर्मा जी बता रहे हैं, मोदी जी की उपलब्धि बता रहे हैं। अजय जी बोलो। मैं वही बता रहा हूँ कि यह स्थिति है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की है। वो इतने डरपोक और कायर हैं दोनों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की संसद परिसर में जाकर के नहीं, गलत बात, गलत बात। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अजय जी गलत बात। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात मत करिए। ऐसा कायर प्रधानमंत्री, ऐसा कायर प्रधानमंत्री जिस देश में हो तो वहां पर कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। मुझे लगता है इस कायरता पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी के साथ मैं सभी को रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वास्तव में ये मसला तो बड़ा टेढ़ा ही है और विपक्ष घेराव कर रहा है, उसको जवाब चाहिए। अब देखना है कि गृह मंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो गतिरोध बना रहेगा ऐसा लग रहा है।
देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अपनी बात जो युवा हैं वो रख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि देश बदलाव की राह चल पड़ा है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।